कि इसके रहते हुए यह काम पूरी ईमानदारी से नहीं हो पाएगा, उसी दिन छोड़ दिए। लेकिन दुख है, फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में कौन सा फैशन आया है, कौन सी मूवी आई है, किस महिला ने, किस एक्ट्रेस ने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सा घाघरा आया है, कौन से हीरो ने किस चीज का विज्ञापन किया है, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन 1990 जितने लोग इस सभा में बैठे हैं सब 1990 देख चुके होंगे। 1-2% लोग होंगे जिन्होंने 1990 में नहीं थे। मैं 1990 की बात कर रहा हूं। आपके पास कश्मीर की घटना नहीं पहुंची क्योंकि आपको लगा लाहौर में हुआ, हमें क्या लेना देना है, कश्मीर में हुआ, हमें क्या लेना देना है। 1990 की घटना भारत के सनातनी हिंदू समाज को नहीं पता थी क्योंकि इंटरेस्ट में कुछ और है। इसलिए आज आपको 2022 में एक आदमी ने फिल्म बनाई कश्मीर फाइल, तब आपको पता चला कि आपके बहन भाइयों और माओं के साथ क्या हुआ है। जिंदा कौमें पैसे से नहीं तोली जाती। इतिहास जब लिखा जाता है तो यह कोई नहीं पूछता है कि समाज में बड़े धनाढ्य लोग थे, बड़ी बड़ी कारियां थीं, हमारे 2 बच्चे थे, हमें पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम पता नहीं किस दौर में हैं। हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। कभी सुभाष चंद्र के बारे में जाना? आज सनातनी हिंदू 2 बच्चों को पालने में इतनी तकलीफें हैं उनको, क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ एक भौतिकवाद का, मटीरियलिस्टिक जिंदगी का, बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा ऐशो आराम की चीजें, एक ऐसी दुनिया खड़ी कर ली है कि जिंदगी उसको बचाने में निकल रही है। इसलिए 2 बच्चों, भाई इससे ज्यादा हमारे हुए तो पाल नहीं पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, उनका नंबर 9वां था और पिताजी ने उनसे यह बहस कर दी कि क्या तुम ये आजादी की बातें करते हो, तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो। सुभाष चंद्र के दिल पे लग गई। सुभाष चंद्र बोस ने, जो आज हमारे यहां एग्जाम होता है IAS का, उस जमाने उसे ICS कहा करते थे जब यह गुलाम था भारत। अपने पिता की इस बात से उनको चोट लगी कि उनके पिता ने कहा कि ये राष्ट्रवाद की बातें, देश को जगाने की बातें, देश में क्रांति लाने की बातें इसलिए करता है कि ये पढ़ना नहीं चाहता, चुनौतियों को देखना नहीं चाहता। परिवार कोई बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पिता के उस तंज को अपने दिल पे लिया। ICS के एग्जाम में बैठे, लिस्ट में नाम ही नहीं आया, मायूस हुए। पता चला लिस्ट आउट हो गई है, लेकिन 4 नाम थे, वो उन टॉपरों के दूसरे दिन आने थे, उसमें सबसे ऊपर उनका नाम था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता से कहा, आप कह रहे थे, मैंने सिर्फ आपके उस तंज के कारण, उस वाक्य के कारण वो मुझे लग गया कि शायद आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं और इस देश की लड़ाई को लड़ने का मैं ढोंग कर रहा हूं। आपकी जिद मैंने रखी, वो चले गए। उसके चरित्र को अगर हमारी माओ बहनों ने और हमारे पिता ने और भाइयों ने कहानियों में बताया होता तो 70 साल में
फूल वाले चचा पैदा ना होते, हजारों सुभाष पैदा होते। सुभाष चंद्र बोस ने चाटुकारों की जो दुकान थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें ज्यादातर चाटुकार थे। उस दौर में भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बन गए। और गांधी जी अंग्रेजों के कहने पे, क्योंकि उनको मालूम था कि अंग्रेजों को चुनौती इसी आदमी से मिलेगी, तो गांधी जी को समझाया और गांधी जी यही काम करते रहे अंतिम समय तक। सुभाष से बोले, मैं चाहता हूं तुम इस्तीफा दे दो। सुभाष को कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता से कुछ लेना देना नहीं था। एक बार कहा, दूसरे बार में इस्तीफा दे दिया। वो समझ गए ये दलालों की दुकान है, छोड़ के चले गए। पूरी दुनिया में घूमे, रोए नहीं, भीख नहीं मांगे, मेरे पास यह नहीं है, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। अगर आग यहां लगी होती है तो गली गली भागने में मजा आता है। वो चले गए विदेश, पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखा और वो समझ गए कि भारत के अंदर समाज को जागृत करना है तो उसमें पुरुषार्थ पैदा करना होगा। यह घटना मैं किसी कारण से सुना रहा हूं। सुभाष दुनिया भर में लौटने के बाद उन्होंने अपनी एक सेना बनाई, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। उसे बना करके वो वापस लौटे और आप ताज्जुब देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में था, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने दलालों को फिट कर रखा था। उन्होंने उसके बावजूद भी उस ब्रिटिश इंडिया में चुनौती दी और 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। बैंक भी चलाया, स्टाम्प भी जारी किया, फौज भी बनाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जो दलाल थे उन्होंने उसको मान्यता नहीं दी। दुनिया के 11 राष्ट्रों ने सुभाष चंद्र बोस की भारत की आजादी को मान्यता दी थी। आज का USSR 1000 गुना ताकतवर था, उसमें वो भी शामिल था। सुभाष हिम्मत नहीं हारे। यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब आपको यह गलतफहमी होती है कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को जानते नहीं हैं, अगर कोई पागल पैदा हो जाए तो डॉक्टर यह पता करता है कि इसके घर में कोई पागल तो नहीं था 100 साल पहले, लेकिन अब आपको पता नहीं चल रहा है कि जो आलू से सोना बना रहा है जरूर कोई पागल रहा होगा 100 साल पहले। उसी का नतीजा भारत भुगत रहा है। इसलिए जड़ में जाइए। एक वैद्य, एक डॉक्टर बिना जड़ में जाए बीमारी की खोज नहीं कर सकता है, लेकिन हम जानबूझकर नहीं जानना चाहते। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, किसने बनाई थी और क्यों बनी थी, हमने नहीं जाना। जान भी गए तो सिर्फ हमने किताबों में पढ़ लिया, बात खत्म कर दी। 1857 की जो सशस्त्र क्रांति हुई थी, जब अंग्रेज आमने सामने आ गए थे, कई अंग्रेज अफसर मारे गए 1857 के विद्रोह के कारण। अंग्रेज बहुत समझदार लोग थे। 1857 को जब उनको पता चला कि भारतीय क्रांतिकारियों के सामने सीधे तौर पे अंग्रेज अफसर आ गया है और उसमें काफी सारे अंग्रेज मारे गए, उन्होंने 57 से उसकी दवा ढूंढना शुरू की और दवा ढूंढी उन्होंने। और उत्तर प्रदेश में एक शहर है, गुजरात के लोग भी उसका नाम जानते होंगे,
उस शहर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता था किसी जमाने। उस शहर का नाम है इटावा। इटावा में एक कलेक्टर था, ब्रिटिश कलेक्टर था। उस कलेक्टर को एक एजेंडा दिया गया, वो कलेक्टरी भी करता रहा और उस एजेंडे पे काम करता रहा। 1857 अंग्रेजों ने कहा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका रास्ता ढूंढो। 57 की घटना को ढूंढते ढूंढते उन्होंने ये एजेंडा, ये पूरी तैयारी आपने इटावा में एक अंग्रेज कलेक्टर था उसको सौंपी और आपको पता नहीं चलने दिया, क्योंकि हम तो कहीं और ही बिजी थे। और एक दिन 1885 में इटावा का कलेक्टर जिसे यह जिम्मा सौंपा गया, उसका नाम था A.O. ह्यूम। उसने 1885 में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी, वो फाउंडर था। क्या कभी यह सुना है आपने कि जिन्होंने आपको गुलाम बनाया है वही आपकी आजादी के लिए कांग्रेस की नींव रख रहे हैं? यह सुनाई देता है, समझ में आता है कभी आपके? और उसने उसकी नींव रखी और कहा कि भारत के अंदर ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इन क्रांतिकारियों के बीच में बातचीत करने के लिए अंग्रेजी बोलने वाले, शाम को वो रंगीन गिलास पीने वाले ऐसे अंग्रेजी दां हिंदुस्तान में हिंदुओं को ढूंढा और उनका संगठन बनाया। उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। और उसके बाद वेबर से लेकर के हंटर तक कोई 7 के आसपास अंग्रेज इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगर आज की परिस्थिति में पूछूं, जो ये बता रहे हैं कि आलू से सोना बनता है, हमने कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी के तुम छोटे से दलाल थे और कुछ नहीं थे। उन्होंने अपना एजेंडा किया, उसके बाद से कभी अंग्रेज क्रांतिकारियों के सामने नहीं आया। और एक साहब यहां से बैरिस्टर बनने गए थे, उनसे कहा ये बैरिस्टरी के कपड़े उतारिए, लंगोटी बांधिए कि भारत का आम गरीब आदमी आपको देखते ही भावुक हो जाए। उन्होंने भी अपनी बैरिस्टरी छोड़ी और उस कार्टून को पूरे देश में घुमाया। और देखिए कैसा मजाक है, हजारों साल की कहानी नहीं है, 70 साल की कहानी है। जब भी क्रांतिकारियों ने, भारत के आम नागरिक ने अपना शौर्य दिखाया, चाहे चौरा चौरी का मामला हो, चाहे ट्रेन लूटने का मामला हो, फौरन उस लंगोटी वाले को भेजा, नहीं हमें हिंसा नहीं करनी। ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया, आज तक आप उस बोझ को ढो रहे हैं। इसलिए बहुत जान सोच समझ के आपके शत्रु ने आपका यह हाल किया है। आज भी बहुत सारे लोग नई नई दुकानें खोल के आ गए हैं। जब भारत राष्ट्र के गांव गांव, शहर शहर लोग जीडी बख्शी को सुनते हैं, कर्नल आरएसएन को सुनते हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार को सुनते हैं, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, 95 से 100 करोड़ बीच में सनातनियों में कोई 78 साल का है, कोई 72 साल का है। जीवन का कोई कमी उनके दिल में नहीं है, कोई पद प्राप्ति की चाह नहीं है। अगर वो टेलीविजन पे बैठ करके भी इस्लामिक जिहादियों को तर्कों से, तथ्यों से डिमोलिश करते हैं और रात के 2-2 बजे भाषण भी दे सकते हैं, तो फिर क्या इस देश में पुरुषार्थियों की कमी है क्या? अगर इतने से भी इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है, तो फिर मैं समझता हूं कि आपको मक्कारों और दलालों को नहीं सुनना चाहिए। बहिष्कार करिए उनका, जो आपको आज के दिन भी झूठ बोल रहे हैं।
जो हर छोटी बात को अपने एजेंडे के हिसाब से घुमा रहे हैं। वो कहते तो हैं कि हम सनातनियों की रक्षा के लिए हैं, लेकिन सनातनियों के हत्यारे हैं, सुपारी किलर हैं ये। आप जाग ना जाएं, आप जाग जाएंगे तो प्रतिकार करेंगे, और प्रतिकार करेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि ये दुकान क्यों चला रहे हो भाई, जब हिंदू ही इस देश में गली गली मारा जा रहा हो, कश्मीर भी बन रहा हो, केरल भी बन रहा हो, बंगाल भी बन रहा हो, तब फिर आपके होने न होने का फायदा क्या है? यह सवाल न पूछे, इसलिए वो आपको उधर नहीं ले जाना चाहते हैं। कश्मीर बन गया मुंह बंद, बंगाल में बहनों की बेटियों की इज्जत चौराहे चौराहे लूटी जा रही थी, टेलीफोनों पे कहा जा रहा था अपनी बीवी को 2 दिन के लिए भेज दो, तब मैं तुम्हारा मकान खाली करूं। यह खुल्लम खुल्ला हो रहा था। भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। बंगाल का राज्यपाल सड़क पे खड़े होकर के घंटों रो रहा था। यह 2022 के भारत का सीन है। एक राज्यपाल इतना मजबूर था, इतना दीनहीन था, संवैधानिक पद पे बैठा था, लेकिन खड़े होकर रो रहा था और कहा कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तो तुम किस लिए जिंदा हो? किस लिए गवर्नर बने हो? कौन सी चाहत में बने हो? अब इस 80 साल की उम्र में तुम्हारी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है कि तुम कहते कि अगर मैं संविधान की रक्षा नहीं कर पाता मैं इस्तीफा दे देता हूं, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चिपके रहना सनातनी हिंदू की आदत बन गई है। इसलिए इन 70 सालों में आप चुप रहे, ठेकेदारों ने सुपारी ले रखी है आपकी, वो बोलेंगे नहीं, वो नए नए झूठे नैरेटिव चलाएंगे। इसलिए आज आपके शहर में ऐसे पंडाल मुझे टीवी में देखने को मिलते हैं जहां देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सभा करते हैं। मैं आपको कुछ कहने नहीं आया हूं, इतना ही बताने आया हूं, किन्हीं भी कारणों से कौन कड़वा पटेल है, कौन लौवा पटेल है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है, कौन यादव है, मेरे मूल में यह नहीं है। अगर आज भी जो भारत मुझे दिखाई दे रहा है, आपको लगता हो 20 राज्यों में सरकार है, मजबूत केंद्र में सरकार है, इससे भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तब भी कुछ नहीं होने वाला। सरकारों के हाथ बंधे होते हैं। मैं समाज की जागृति की बात इसलिए करता हूं, 90 करोड़ में से 25 करोड़ लोग जागृत हो गए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मेरी बात लिख के रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि मैं 500 साल तक जीऊं। जिस दिन सनातनी हिंदू, ये कड़वा पटेल, ये लौवा पटेल, ये दलित, ये महादलित, इससे ऊपर उठ गया और उसे अपने सनातनी होने का बोध हो गया, दावे से कहता हूं, आपकी सरकार हो, आपके विरोधियों की सरकार हो, इस्लामिक सरकार भी आ जाए, अगर राष्ट्र जाग गया तो हर सरकार आपकी चौखट पे नाक ना रगड़े तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपसे सरकार है, सरकार से राष्ट्र नहीं है। आप उल्टा समझते हैं कि सरकार ही सब कुछ है। मैं कहता हूं सरकार कुछ नहीं है भाई, क्योंकि सरकारों ने आपकी आत्मबल और आत्मी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसलिए दलित तक तो हम समझते थे कि ये दलित है, लेकिन बिहार में एक नया काम चला है, ये महादलित है। अब भाई दलित और महादलित के बीच में कौन सा मीटर है जिससे आपने इसे महादलित कहा और इसे दलित कहा?
दूसरों में कहने की हिम्मत नहीं हुई